बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अच्छी और कई अहम फैसलों के साथ, क्योंकि दिल्ली में मोदी कैबिनेट की एक बैठक हुई और इस बैठक में कई बड़े फैसले ले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह बता दिया है कि इस बार दिवाली और छठ पर 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। इसी के साथ 4 नए रेल रूट की घोषणा कर दी गई है। बैठक के बाद अश्विनी वैष्णव ने मीडिया ब्रीफिंग में ये जानकारियां भी दी है कि इन 4 रेलवे परियोजनाओं में की कुल लागत लगभग 24,634 करोड़ रुपए है, जिसमें वर्धा भुसावल के बीच 314 किलोमीटर की 3 लेन और 4 लेन भी बनेगी। गोंदिया डोंगरगढ़ के बीच 84 किलोमीटर की 4 लाइन, वडोदरा तलाम के बीच 259 किलोमीटर 3 और 4 लेन बनेगी। वहीं पर मध्य प्रदेश में इटारसी भोपाल बिनाल के बीच 4 लाइन को मंजूरी दे दी गई है। अब इसकी कुल अगर देखी जाए तो दूरी 237 किलोमीटर की होगी। छत्तीसगढ़ की मशहूर जंगल सफारी रायपुर की बाघिन बिजली गंभीर रूप से बीमार है। उनकी हालत बताया जा रहा है कि खराब रह रही है। किडनी में गंभीर समस्याओं के चलते अब राज्य सरकार और वन विभाग ने बड़े फैसले लिए हैं। बाघिन को बेहतर इलाज के लिए गुजरात के जामनगर स्थित अंबानी फाउंडेशन द्वारा संचालित वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल में, जो कि वेंतारा नाम से मशहूर है, इसमें भेजा जाएगा। इसके लिए भारतीय रेलवे में स्पेशल कोच लगाने की तैयारी हो रही है। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका होगा जब किसी बीमार वन्य जीव के लिए इतनी तुरंत और उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा दिलवाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। वोट चोर गद्दी छोड़ के तहत हस्ताक्षर अभियान बनाया जा रहा है। 230 प्रभारी बनाए गए हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण के लिए प्रभारी अब काम किया करेंगे। कांग्रेस ने 5 करोड़ हस्ताक्षर का लक्ष्य भी रखा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा प्रभारियों की एक सूची कहीं ना कहीं जारी कर दी है। और जो लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जो वोट की चोरी हुई है, वोट चोरी को लेकर जो अभियान है, इसको और आगे तेज बढ़ाने की कोशिशें जो है कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। 5 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। उत्तराखंड के राज्यपाल ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है और इसके अनुसार प्रदेश के सभी मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी। वहीं पर प्रदेश कांग्रेस ने इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने यह कहा कि मदरसों में कुछ चीजों के बदलाव की आवश्यकता जरूर है, लेकिन बीजेपी सरकार केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। बीजेपी सरकार शिक्षा पद्धति को नष्ट करने में लगी है। शिक्षा पद्धति मदरसों में ये जरूर है कि वो उन्हीं चीज़ों में मॉडिफिकेशंस, रिफॉर्म्स, ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। लेकिन उस सिस्टम को पूरा का पूरा जो डिस्ट्रॉय कर रही है बीजेपी की सरकार, वो एक तरह से उसकी ज़रूरत नहीं है। वो और हमारा जो उनका शिक्षा का ढांचा है, शिक्षा का तंत्र है, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। सरकार क्या करेगी? हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये सब चीज़ें करेगी। वो नहीं चाहती है कि मदरसों को सही मायने से उनकी एजुकेशन का जो तरीका है, उनकी जो पद्धति है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आए, वो बिल्कुल नहीं चाहती। ये कांग्रेस पार्टी तो मैकाले की शिक्षा पद्धति पर काम करने वाली कांग्रेस पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी गुलामियत की शिक्षा पद्धति पर काम करने वाली कांग्रेस पार्टी है। एक विधान एक संविधान के तहत इस देश के अंदर सबको, चाहे किसी भी धर्म का हो, सबके लिए एक समान कानून होने चाहिए। इसको लेकर के उत्तराखंड के अंदर हमने जो है कानून लेके आए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में, मदरसों के शिक्षा के क्षेत्र में है, उसको भी एक समान शिक्षा मिल सके, वो भी जो है उनके बच्चे भी मुख्य धारा में जो है शामिल हो सके। इन सब चीज़ों को लेकर के हमारी सरकार ने बहुत बेहतर कदम। भारतीय डाक विभाग प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन करता है। दरअसल आपको बता दूं कि 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। अब इसी साल की जो थीम है, इसका #पोस्ट फॉर पीपल, स्थानीय सेवा वैश्विक पहुंच, ये रखी गई है थीम। इसी कड़ी में 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक डाक सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी दिवस के रूप में इसका शुभारंभ किया गया। 10 अक्टूबर को ग्राहक दिवस के रूप में इसका समापन किया जाएगा।
टेक्नोलॉजी दिवस इसलिए मनाया जा रहा था कि हम किसी प्रकार का पीछे छूट गए हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो सिस्टम मैनेजर है नई नई तकनीकें सीख के उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है। कहीं कोई सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, ग्राहकों को सेवा नहीं मिल रही है, तो उसको त्वरित गति से समाधान करके उनको ग्राहकों को संतुष्ट करते हैं। इसी बीच बड़ी खबर बलरामपुर से आ रही है, जहां पर फायरिंग करके दहशत फैलाने के मामले में कार्रवाई की गई है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से देसी कट्टे से फायरिंग करके आरोपियों ने रील्स भी बनाई थी और उन रील्स को भी अब देखा गया। इसी रील्स के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये तस्वीरें जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, यही वो देसी कट्टे से दहशत फैलाने की जो कवायद इन दोनों के द्वारा की जा रही थी, अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी बीच बड़ी खबर बाराबंकी से आ रही है। बस ने इको वैन को जोरदार टक्कर मारी। बताया जा रहा है कि वैन सवार सभी लोग घायल हो गए। गंभीर घायल जो थे उनको अस्पताल में रेफर किया गया। रामनगर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। घायलों को इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया। रामनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बस ने वैन को जोरदार टक्कर मारी और इसमें वैन में सवार लोग घायल हो गए। इसी बीच बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है, जहां पर गांजा तस्कर ने युवक की हत्या करवा दी। मुखबरी की शक में युवक की हत्या करवाई गई है। पुलिस और एसओजी ने सर्वेलेंस की मदद से गिरफ्तारी की है। 2 लाख की सुपारी देकर करवाई गई थी हत्या। हत्या से पहले युवक को नशा भी करवाया गया था। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हत्या से पहले युवक को नशा कराया गया था। बात रायबरेली की करेंगे, जहां पर ऊंचाहाड़ थाना क्षेत्र में फतेहपुर निवासी हरिओम के साथ मारपीट के बाद हत्या के मामले में एक नया ट्विस्ट आ चुका है। घटना के 3 दिन बाद सोशल मीडिया पर अब एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हरिओम को बुरी तरह से पीटा जा रहा है। इस वीडियो के बाद विवाद और बढ़ गया, क्योंकि वायरल वीडियो को घटना से पहले का बताया गया, जबकि पहले ये वीडियो के बाद बताया जा रहा था कि पहले जो घटना के बाद का ये वीडियो है। अब पुलिस ने अपने बयान में कहा कि पूरे मामले के हर एंगल से जांच हो रही है। देखना होगा कि इसमें किस किस के और नाम शुमार होते हैं। कोई मारा पीटा तो नहीं है? नहीं, कोई तुम्हें मारा उरा तो नहीं? नहीं, घर में थोड़ा यहाँ पूछ रहे हैं। जी नहीं, बात मोबाइल है तुम्हारे पास? है? मोबाइल है? मोबाइल नहीं है। और को साथ है तुम्हारे? है? और कोई साथ में है? अरे साहब ये ग्रुप में कौन है? फोन कैमरा कोड ग्रुप में उड़ा यही तो उड़ा फिर से उड़ा इनके शादी का जैसा मैंने पूर्व में भी आप मीडिया के माध्यम से इसको अवगत कराया है, इस पूरे प्रकरण में जो भी वीडियो वायरल हुए हैं, जिनको संज्ञान पुलिस ने लिया है, चाहे वो दोषी आरोपी हो, उनको जेल भेजा गया है। और उस पूरे वीडियो वायरल में जहां जो पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं, उसको पुलिस अधीक्षक महोदय ने कुल 2 उप निरीक्षक सहित कुल 3 आरक्षियों को निलंबित किया है, जिसमें 1 आरक्षी PRV। लखनऊ के बख्शी तालाब क्षेत्र के अस्ते गांव में घर के बंटवारे को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि सगे भतीजे ने चाचा पर ही हमला कर दिया। बताया जा रहा है चाकू से वार किया गया है चाचा पर। मदन नाम का ये व्यक्ति सुबह टहल रहा था कि तभी भतीजे, जिसका नाम अरुण बताया जा रहा है, उसने गर्दन और पीठ पर हमला कर दिया और शख्स को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद मौके से आरोपी फरार हो जाता है। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल कार्रवाई जारी है। मामला ये हुआ है कि जमीन के बारे में हुआ रहा है, वहाँ गेट वेट लगाओ चक्कर में यहाँ तो हम परसों फैसला हो गया रहा है, इसीलिए हम कह दे रहे हैं कि तुम
जो पुलिस वाले बताए नहीं है वही से हम अटल रहा। अभी लोग तो नहीं माने। चोट लगी है आपको? चोट कहाँ लगी है, कैसे लगी? चोट लगी है, यहाँ चाकू मारा है। किसने मारा? अरुण ने। ये कौन है आपका? ये हमारे भाई का सगा लड़का है, भतीजा है हमारे सगा। हाँ, वो मदन नामक व्यक्ति है जिसको चोट लगी है, उसका सगा भतीजा है अरुण वर्मा। उसने सुबह ये जा रहे थे सोच के लिए, घर के बाहर पीछे से वार किया है चाकू से, धारदार हथियार से किसी से। उनको चोट आई है। इस समय वो 100 सैया अस्पताल में पीकेटी में एडमिट है, उनका इलाज हो रहा है। भारतमाला परियोजना की बात करते हैं क्योंकि इसमें कथित घोटाले को लेकर जांच का सिलसिला अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस मामले में एक कमेटी का गठन कर दिया गया। ऐसे में रायपुर, बिलासपुर और विस्थापितों की जमीन अधिग्रहण से जुड़ा यह विवाद लगातार तूल पकड़ रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही है, पक्ष अपना यहाँ पर कहीं ना कहीं बयानबाजी में लगा है। देखना होगा क्या कुछ इसमें खास है, और जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर से बिलासपुर तक जमीन अधिग्रहण में भारी गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। मामले की जांच के लिए पहले से बनी 4 टीमों ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, लेकिन अब राज्य शासन ने एक और जांच समिति गठित कर दी है। कहा जा रहा है कि ये समिति अब तक मिली शिकायतों और दावा आपत्तियों की जांच करेगी। आरोप है कि अफसरों और भू माफियाओं की मिलीभगत से भूमि अधिग्रहण में मुआवजे की रकम गलत तरीके से बांटी गई। राज्य सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र को सभी जांच रिपोर्ट भेजी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि वर्तमान सरकार जांच के नाम पर विकास कार्यों को रोक रही है और पुरानी योजनाओं को बंद कर रही है। देखिए, भारतमाला का पूरा प्रकरण विधानसभा में भी लगातार इसको लेके प्रश्न चलता रहा और इस पूरे प्रकरण में कौन लोग शामिल है किसी से छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा बात करने वाले विधायक इसके मेन मुख्य सूत्रधार हैं और धीरे धीरे राज्य सरकार को भी इस बात की जानकारी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें मिले हैं। बड़े नेता जो विधायक मंत्री रहे वो इसमें मिले। उन लोगों ने जितना साठ-गांठ करके जो मुआवजा लेना था, करोड़ों और अरबों रुपए का मुआवजा ले लिया। अब जितनी भी जांच समिति बनेगी, मैं नहीं समझता कि उन लोगों का नाम आएगा। जांच समिति बनी है और जांच समिति अगर ट्रांसपेरेंसी से काम करेगी तो जरूर जो मेन सूत्रधार है वो पकड़े जाएंगे। तो वहीं बीजेपी का ये कहना है कि वो भ्रष्टाचार के एक एक परत को बेनकाब करेगी। पार्टी का दावा है कि सरकार पारदर्शिता के लिए वचनबद्ध है। हम सबका प्रयास होना चाहिए कि भारत और छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त हो और ये जो पुरानी परंपराएं कांग्रेस के शासन से चली आ रही हैं, जो एक सिस्टम बना हुआ है हर चीज़ में करप्शन का जो एंगल बना हुआ है, ये एक लंबी लड़ाई है। इससे और कई दिनों तक लड़ना होगा, लेकिन सरकारें इस दिशा में सोच रही हैं, दृढ़ संकल्पित हैं और निर्णय ले रही हैं। ये बहुत अच्छा कदम है। कांग्रेस के लोग जो आरोप लगाते हैं, अगले दिन उस आरोप को वो खुद ही भूल जाते हैं, क्योंकि वो तथ्यों के आधार पर नहीं बोलते हैं। मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए रोज हर कांग्रेस का नेता कुछ न कुछ बयान देता है, गंभीरता नहीं होती बातों में। भारतमाला परियोजना में घोटाले की जांच पर जांच जारी है। सरकार पारदर्शिता की बात कर रही है, जबकि विपक्ष इसे विकास रुकवाने की साजिश बता रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस नए दौर की जांच में सच सामने आता है या मामला फिर किसी नई कमेटी में अटक जाएगा। जांच के इस नए मोड़ के साथ अब सबकी नजरें रिपोर्ट पर होंगी, जो आने वाले दिनों में सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे को और भी गरमा सकती है। एशिया न्यूज के लिए रायपुर से शशिकांत साहू की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला की बात करेंगे, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी अनवर ढेबर को 4 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने मां के रखरखाव के लिए या स्वास्थ्य के चलते माताजी के जमानत दे दी है। कारोबारी अनवर ढेबर ने कोर्ट से ये अपील की थी कि उनकी माताजी की तबीयत बहुत खराब है और उसी के चलते वो उन्हें देखने जाना चाहते हैं। वहीं पर कोर्ट ने यह साफ कहा कि ये राहत सिर्फ उनकी माता की तबीयत को ध्यान में रखकर दी जा रही है।
इसी बीच आपको एक और महत्वपूर्ण खबर देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जो जूता फेंकने का पूरा मामला था, इसको समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि देश में नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार और सत्ताधारी दल पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को सोचना चाहिए, समाज में इतना जहर घोलना कहां तक ठीक है। तो सीजीआई को दुखद घटना है। इस घटना की हम सभी लोग, सभी भारत के नागरिक, हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी लोग निंदा करते हैं। आप बताइए, जब संविधान के रक्षक पे इस तरीके का हमला हो सकता है, अगर जो लोग संविधान का ज्ञान जानते होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संविधान के रक्षक कहे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षक कही जाती है। जब ऐसे पदों पे बैठे व्यक्तियों पर हमला होने लगेगा तो आज देश में क्या परिस्थिति, क्या स्थिति है, कितनी भयावह स्थिति है, ये सब हम लोगों को सोचना पड़ेगा। ये मनुवादियों और आतंकियों का जिस तरीके से उपद्रव है, ये लगातार, चाहे वे बहुजन समाज के लोग हो, चाहे वह बैकवर्ड के लोग हो, मैं तो सीधा कहना चाहती हूँ कि पीटीए के लोगों के ऊपर निरंतर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। हमारे देश के संविधान के अनुसार इतनी बड़ी पोस्ट पर, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए सीजेआई के ऊपर इस तरीके का एक जूता फेंकने का कृत्य जो हुआ है, ये घोर निंदनीय है। आखिर कहाँ है वो लोग जो बात करते हैं संविधान को आगे बढ़ाने की? भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उनके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, लेकिन अब पूरी तरीके से, चाहे जनता हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई हो, वह समझ चुका है कि उसका सम्मान अगर है तो वो तब तक है जब तक संविधान